अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो है हम वो मालूम करते हैं टी नोट और टी वन, जैसे हम सोल्यूशन निकालते हैं तो इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि हमारा सोल्यूशन जो है वो सही है या नहीं? बेटा, जो हम T1 और T2 की वैल्यूज निकालते हैं हमारे जी मैम। पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, तो अगर आपकी वैल्यूज वहां पे सिर्फ आपने ये बताना होता है कि जो आपकी B0 और B1 की वैल्यू आई है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो उसको हम कंपेयर करते हैं टी वैल्यूज से। जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम वहां से वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और फिर अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं। बी नोट और बी वन। जो वैल्यू आपकी एक्सिड ना करे यानी जो वैल्यू टी से बड़ी ना हो, वहां पे आप उस पैरामीटर के लिए ये कंक्लूड करेंगे कि ये आपके पास इनसिग्निफिकेंट है। मैम उसको टी नोट और टी वन को कंपेयर करेंगे ना, बी नोट को तो नहीं करेंगे, बी नोट और बी वन को। बेटा, पैरामीटर आपका B0 और B1 ही है जिसे आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, उसको यस मैम। कैलकुलेट करने के लिए आपको टी वैल्यू चाहिए होती है। यस मैम। ठीक है, तो टी वैल्यूज आने के बाद आप जो रिजल्ट अपना दोगे वो इन टर्म्स ऑफ B0 और B1 दोगे। आप पैरामीटर की बात कर रहे हो तो पैरामीटर आपके पास टी नहीं है, बी है। ठीक है मैम। तो मतलब ये जो है एक्सीड नहीं करा तो हम लिख देंगे कि ना ये 5% लेवल पे जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, हाँ ये जी, हम कंक्लूड कर जो देंगे। पैरामीटर की टी वैल्यू एक्सिट नहीं करेगी आप यस मैम। उसके लिए लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर B1 की एक्सिट कर रही है यानी T1 एक्सिट कर रहा है और T2 जो T0 है वो नहीं कर रहा, तो आप क्या लिखेंगे कि B1 जो है वो पैरामीटर सिग्निफिकेंट है लेकिन जो B0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब बी वन कैप जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये शो करेंगे हम। जी, जिसकी वैल्यू एक्सिट नहीं करेगी आप उसके लिए ये और मैम, लिखेंगे। बी नोट कैप और खाली बी नोट में क्या डिफरेंस है? मतलब जो हम टी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसमें हम यूज करें बी नोट। बेटा, एक आपके पास जो यस मैम। B0 है वो आपके पास एस्टिमेटर है ऑब्जर्व डेटा का। ठीक है, ऑब्जर्व यस डेटा मैम। कौन सा है? ऑब्जर्व। जो आपके पास y की वैल्यूज दी जाती है ना, तो वो y की वैल्यूज भी किसी मॉडल से हमें मिलती हैं। तो y की वैल्यू जिस मॉडल से हमें मिलती है उसके जो एस्टिमेटर्स होते हैं वो हमारे पास B0 और B1 होते हैं। यस मैम। लेकिन जो वैल्यूज हम y की मालूम करते हैं बेस्ट फिट लाइन के लिए, उसे हम उस ओरिजिनल डेटा से अलग करने के लिए कैप से शो करवाते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, कहीं पे भी और मैम कैप इसमें। आएगा, कैप यस मैम। एस्टिमेटेड को यूज डिफाइन करने के लिए यूज होगा। एस्टिमेटेड B0, एस्टिमेटेड B1, एस्टिमेटेड y। ठीक है, और जहाँ यस पे मैम। कैप नहीं होगा वो ओरिजिनल डेटा को रेफर करेगा, चाहे फिर वो y हो, चाहे फिर वो B0 हो, या चाहे फिर वो B1 हो। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमें जो टॉपिक करना है वो आपके पास है मल्टी कोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन और उसके साथ साथ है हेटेरोसिडास्टिसिटी। टॉपिक आज का जो आपके पास टॉपिक है वो है मल्टी कोलिनियरिटी, हेटेरोसिडास्टिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी की। मल्टी कोलिनियरिटी refers to that situation in which two or more explanatory variable in the regression model are highly correlated। सबसे पहले बात करें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपके पास है x1 और x2। आपके पास चाहे दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो या दो से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो रिग्रेशन मॉडल में, अगर वो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है यानी बहुत ज्यादा कोरिलेटेड, आपके पास वैल्यूज आपको पता है -1 से +1 है। अगर आपके पास हाईली कोरिलेटेड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है तो वो किस सिचुएशन को रेफर करेंगे? मल्टी कोलिनियरिटी को रेफर करेंगे। टू आइसोलेट देयर इंडिविजुअल एफर्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरी डिफिकल्ट और समटाइम्स इम्पॉसिबल। अब होता क्या है, जो वैल्यूज हाईली कोरिलेटेड होती है तो हम एक मॉडल में पहचान नहीं सकते कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर ज्यादा है। x1 ज्यादा
इफेक्ट कर रहा है y को या x2 ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है y को, तो समहाउ ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम पहचान सकें कि कौन सा वेरिएबल y पे यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे ज़्यादा असर डाल रहा है. With multicollinearity, the estimated OLS coefficient may be statistically insignificant even though R square may be high. With multicollinearity में क्या होता है, आपके पास जो कोफिशिएंट है यानी B0 और B1, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट जो है B0, B1, B2, वो आपके पास स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं. जैसे अभी अंबर का क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास टी वैल्यू एक्सीड ना कर रही हो तो हमारे पास जो पैरामीटर होगा वो सिग्निफिकेंट होगा या इनसिग्निफिकेंट होगा. तो यहाँ पे जब आपके पास हायर कोरिलेशन आ जाती है तो फिर आपके पास जो कोफिशिएंट होते हैं वो सम हाउ सिग्निफिकेंट भी होते हैं और चांसेस होते हैं कि वो इनसिग्निफिकेंट भी हो. इवन दो आर स्क्वायर में बी वेरी हाई, आर स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास क्लोज टू 1 हो सकती है. मल्टीकोलिनियरिटी कैन सम टाइम बी ओवरकम और रिड्यूस बाय कलेक्टिंग मोर डेटा. अब मल्टीकोलिनियरिटी है उसको हम ओवरकम यानी कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के यहाँ पे आपको 3 से 4 तरीके बताए जा रहे हैं. पहला तरीका आपको रिड्यूस करने का ये बताया जा रहा है कि आप और डेटा कलेक्ट करें. फॉर सपोज यहाँ पे मैंने जो अभी एग्जाम्पल नंबर 9.1 लिखे हैं, मैंने 15 ईयर्स का डेटा लिखा है. लेकिन अगर हम पहला ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करें तो हम इस नंबर ऑफ ईयर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डेटा को और ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं. अगर हम 20 ईयर्स का डेटा ले लें, हम 25 ईयर्स का डेटा ले लें, तो उससे भी हम मल्टीकोलिनियरिटी को डिक्रीज कर सकते हैं. सेकंड जो तरीका है वो है बाय यूटिलाइजिंग द प्रायरी इंफॉर्मेशन. जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से आप देखें कि कौन सी चीज आपको पहले रखनी है और कौन सी चीज, यानी आप प्रायोरिटी यहाँ पे ले आए अपनी जो डेटा है उसमें. थर्ड आपके पास है बाय ट्रांसफॉर्मिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप. हम जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ना कोई चेंज कर दें. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज. हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है हम उसमें अगर स्लाइटली चेंजेस कर दें तो उससे भी हमारी मल्टीकोलिनियरिटी डिक्रीज हो सकती है. और लास्ट वन है बाय ड्रॉपिंग वन ऑफ द हायर कोरिलेयर वेरिएबल. जो आपके पास वेरिएबल है x1 या x2, आप इनमें से किसी एक वेरिएबल को ड्रॉप कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि किस वेरिएबल का y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये 4 तरीके ऐसे हैं जिससे हम मल्टीकोलिनियरिटी मालूम कर सकते हैं और उसे अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं. अब बेटा यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9.1 है. ईयर आपके पास टोटल जो ईयर्स हैं वो 15 ईयर है, यानी जो इस पूरी एग्जाम्पल का जो पीरियड है वो 15 ईयर है, 1985 से लेकर 1999 तक. जो आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स गिवन है उनमें सबसे पहला जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, जो कि है ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट्स. कि इम्पोर्ट्स जो आपकी हैं उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं पर ईयर, क्या ग्रोथ चेंज है. और ग्रोथ रेट आपके पास हमेशा फ्रिक्शन में होता है, यानी ये परसेंटेज में होता है. देन आपके पास है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम x1 की वैल्यू सपोज कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज हैं वो जीडीपी को शो करेंगी. जो थर्ड वन है वो इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन भी आपके पास रेट होता है, ये भी वैल्यूज आपके पास परसेंटेजेस में होती हैं. इसको हमने नाम दिया x2 का. अब 1985 में जो आपके पास y की वैल्यू है वो है 0.0540, x1 की वैल्यू है 0.0709 और इन्फ्लेशन x2 की वैल्यू है -0.1953. इसी तरह से सारी वैल्यूज आपके पास कोट कर दी हैं मैंने. 1999 में y की वैल्यू है 0.1593, x1 की वैल्यू है 0.0652 और x2 की वैल्यू 0.2579. अब इस प्रॉब्लम पे आपने सेम मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस वाला टेक्निक अप्लाई करनी है. आपने B0 मालूम करना है, B1 मालूम करना है, B2 मालूम करना है और उसके साथ साथ
y एस्टिमेटेड की वैल्यू मालूम करके t वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बेटा यहाँ देखें, हम डेटा पे थे, एग्जाम्पल नंबर 9.1 है। मैं एक दफ़ा फुल एग्जाम्पल आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हमने मालूम क्या करना है और क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी है। टेबल 9.1 जो कि यहाँ आपके सामने शो हो रहा है, गिव द ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट्स y, gross domestic product GDP x1 and inflation x2 for the United States from 1985 to 1999. It is expected that the level of imports will be greater as GDP and domestic prices increases. We have to find the regression of y on x1 and x2. अब आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास मौजूद है, y एस्टीमेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, बी नॉट, बी वन और बी टू की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो बुक में ये वैल्यूज गिवन है,
बी नॉट की वैल्यू गिवन है 0.0015, B1 की वैल्यू गिवन है 1.39 और B2 की वैल्यू गिवन है 0.09। जब हम रिग्रेशन इक्वेशन पैरामीटर्स निकाल लेते हैं B0, B1 और B2 को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम मालूम करते हैं एस्टिमेटेड इक्वेशन, यानी फिर हमने मालूम करनी है y एस्टिमेटेड की वैल्यूज। y एस्टिमेटेड की वैल्यूज आप इन वैल्यूज को यूज करके मालूम करेंगे, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 की प्रॉब्लम में किया है। जब हमें y एस्टिमेशन मिल जाएगी, y एस्टिमेटेड की तमाम डेटा की वैल्यूज मिल जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे स्टेटिस्टिकल टेस्ट यानी टी टेस्ट। स्टेटिस्टिकल टेस्ट आपके पास काफ़ी तरह के मौजूद है, हमारे पास एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, काई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर्स को चेक करने के लिए जो टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं वो टी टेस्ट है। तो टी टेस्ट अप्लाई करेंगे हम। टी टेस्ट में T1 की वैल्यू आपके पास है 1.46 और T2 की वैल्यू है 1.85। ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। अगर ये वैल्यूज एक्सीड कर रही हैं 25% 25% सिग्निफिकेंट लेवल से, तो हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। अगर ये वैल्यूज एक्सीड नहीं करेंगी तो हम कंक्लूड कर देंगे ये पैरामीटर्स हमारे पास स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है। और मल्टी कोलिनियरिटी में हमारे पास पैरामीटर इनसिग्निफिकेंट होते हैं। बाय अप्लाइंग कोरिलेशन टेस्ट, फिर हमने कोरिलेशन टेस्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है जो कि आर स्क्वायर है। देन हमने फाइंड आउट करना है कोरिलेशन। तो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन यूज होगी। तो आप देख सकते हैं पार्शियल कोरिलेशन में जो वैल्यूज अंडर कंसीडरेशन है वो है R12। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।